नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है आईएएस पीसीएस मेंटोर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो है वो बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी ऊर्जा और ईमानदारी के साथ अपनी आगामी परीक्षाओं में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उन्हीं एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए जो आईएएस पीसीएस मेंटोर की टीम है, ये आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, उसकी हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है? तो इससे संबंधित अगर प्रीवियस ईयर से संबंधित कोई भी प्रश्न आ रहा है तो वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे जो हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं दोस्तों, वो हम ध्यान रखिएगा कि टोटल 25 स्टेट्स के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और हम टॉपिक वाइज देख रहे हैं। ठीक है? सबसे बड़ी चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हम यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, वो हम टॉपिक वाइज दोस्तों देख रहे हैं। और इसी क्रम में जो हमारी क्लास थी जिसको हमने डिस्कस किया था दोस्तों, जो हमारी क्लास थी जहाँ पे हमने अपने पीवाईक्यू को देखा था, जो हमारी टॉपिक चल रही थी, उसमें दोस्तों हम बुद्धिज़्म से संबंधित टॉपिक को देख रहे थे। ठीक है दोस्तों? इसमें हम बुद्धिज़्म से संबंधित टॉपिक को देख रहे थे। तो जो हमारी कल की क्लास हुई थी दोस्तों, वहाँ पे हमने जो है 75 क्वेश्चन बुद्धिज़्म से संबंधित टॉपिक से सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम उसके आगे के प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए फिर हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। कल की क्लास में हमने 75 क्वेश्चन तक देख लिया था। आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। आज ये टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल से जो है हम लोग न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिए कि हीनयान चरण का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कलर चेंज कर देते हैं। हीनयान चरण का दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे विकसित शैलकृत चैत्य हाल ये कहाँ पे अवस्थित है? किसका है दोस्तों? हीनयान का है। ठीक है? ये कहाँ पे अवस्थित है? पीतलखोरा में, जुन्नार में, कारले में या फिर बेड़सा में? दोस्तों ये कहाँ पे जो है स्थित है? हीनयान चरण का है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे है? तो ये कारले में है। ठीक है दोस्तों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम बौद्ध स्थापत्य की बात करें तो हमको दो चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, हमको दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक को क्या कहा जाता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, एक को चैत्य कहा जाता है और एक दूसरे को विहार कहा जाता है। ठीक है? एक चैत्य होता है दोस्तों, एक दोस्तों चैत्य होता है और एक विहार होता है। चैत्य क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, जो चैत्य होता है ये इनका पूजा स्थल होता है। ठीक है? आप बोल सकते हैं इनका जो पूजा स्थल होता है या पूजा गृह होता है। लेकिन वही अगर हम बात करें विहार की, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है? ये उनके रहने का स्थान होता है। ठीक है? उनके रहने का स्थान होता है जहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो है वो निवास करते थे। ठीक है? और ये पत्थरों को काट के बनाए जाते थे। चैत्य इनका पूजा स्थल होता था या इसी को प्रार्थना हॉल भी कह सकते थे। ठीक है? यहाँ पे जो है महात्मा बुद्ध के लिए लोग प्रार्थनाएं वगैरह करते थे। बिहार में ये लोग निवास करते थे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सबसे विकसित चालक सत्य है वो कहाँ पे है? वो कारले में है। ठीक है? ध्यान रखिएगा, कहाँ पे है? वो कारले में है। और कारले कहाँ पे दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पे है दोस्तों ये कारले? ये महाराष्ट्र राज्य में है। और महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों ध्यान रखिएगा, मावल तालुका में, मावल तालुका में दोस्तों ये अवस्थित है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को प्रथम शताब्दी ईस्वी में कहाँ पे भेजा गया था दोस्तों? चीन भेजा गया था। ठीक है? कहाँ पे भेजा गया था? किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को प्रथम शताब्दी ईस्वी में दोस्तों चीन भेजा गया था? आपके ऑप्शन है सांग, अश्वघोष, वसुमित्र या फिर नागार्जुन को। देखिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब दोस्तों डी हो जाएगा, नागार्जुन को भेजा गया था। ठीक है? अब देखिए हमने कल की क्लास में देखा था कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है दोस्तों, जो चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुआ था ये किसके समय में हुआ था? कल की क्लास में हमने देखा था कि दोस्तों कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक है? ये कनिष्क के समय में था। और कनिष्क दोस्तों इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में दोस्तों जो बौद्ध संघ होता है, जो दोस्तों बौद्ध धर्म होता है, उस बौद्ध धर्म का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। ठीक है? बौद्ध धर्म का दोस्तों विभाजन हो जाता है। ठीक है? इन सारी चीजों को हमने पहले की भी क्लास में हम लोग देख चुके हैं। विभाजन होने के बाद से एक तो जो एक संघ होता है उसको हीनयान कहा जाता है, हीनयान कहा जाता है। और दूसरे को दोस्तों ये महायान कहा जाता है। और इसी महायान शाखा का समर्थक कौन था? कनिष्क था।
ठीक है, कनिष्क इसी का समर्थक था, कनिष्क। और कनिष्क के दरबार में ही, कनिष्क का जो दरबार था दोस्तों, इसके दरबार में ही कौन था, तो नागार्जुन थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे, ध्यान रखिएगा, नागार्जुन थे। और इन्हीं नागार्जुन को कनिष्क ने जो है वो महायान शाखा का प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ पे भेजा था, चीन ने भेजा था। एक और भी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आप लोगों को याद रखना चाहिए, नागार्जुन, नागार्जुन और जो हिंद यूनानी शासक था जिसका नाम था मिनांडर, क्या नाम था दोस्तों, उसका नाम था मिनांडर। और ये हिंद यूनानी शासक था, इन दोनों के बीच में एक संवाद होता है और इस संवाद को एक पुस्तक में संकलित किया गया है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम है मिलिंद पन्हो, मतलब मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, ये किस भाषा में है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पाली भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है, मिलिंद के प्रश्न, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा। और अश्वघोष को पता है जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था दोस्तों, उसमें अश्वघोष क्या थे, ये तो उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष दोस्तों क्या थे, ये उपाध्यक्ष थे। और वसुमित्र क्या थे, उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, वसुमित्र क्या थे दोस्तों, उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, शून्यता का सिद्धांत, ये जो शून्यता का सिद्धांत है ये किस बौद्ध दार्शनिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, जो शून्यवाद का सिद्धांत है किसने दिया था, नागार्जुन ने दिया था, नागसेन ने दिया था, आनंद ने दिया था, या फिर अश्वघोष ने दिया था। देखिए दोस्तों, ये जो शून्यता का सिद्धांत है ये किसने दिया था, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसने दिया था, नागार्जुन ने दिया था। अभी हमने देखा नागार्जुन के बारे में ही कि नागार्जुन को दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कनिष्क के दरबार में था, महायान शाखा से संबंधित था। इसकी और मिनांडर की हमने पुस्तक देखी जो थी मिलिंद पन्हो। दूसरी चीज, इसने जो अपना दर्शन दिया था, जो इसने अपने सिद्धांत दिया था, उसके उसको शून्यवाद का सिद्धांत कहते हैं। या दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसी को सापेक्षतावाद भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को सापेक्षवाद भी कहा जाता है, सापेक्षतावाद भी कहा जाता है। और ये ऐसा सिद्धांत था दोस्तों जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी वस्तु जिसका अस्तित्व है वो किसी ना किसी कारण से विद्यमान है। ठीक है, मतलब हर किसी घटना का, हर किसी चीज के पीछे एक कारण होता है, यही सापेक्षतावाद कहलाता है। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम ध्यान रखिएगा, इनकी एक रचना है जिसका नाम है दोस्तों माध्यमिक कारिका। ठीक है, क्या नाम है, माध्यमिक कारिका इनकी पुस्तक का नाम है, ये ध्यान रखिएगा, नागार्जुन की। और नागार्जुन को ही, ये भी याद ध्यान रखिएगा, नागार्जुन को ही दोस्तों भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। ठीक है, नागार्जुन को क्या कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन भी इनको दोस्तों कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए नागार्जुन नहीं होंगे, अरे यहाँ पे ये नागसेन है, यहाँ पे ये देखिएगा मैंने ध्यान नहीं दिया, नागसेन की बात हो रही दोस्तों, नागसेन की बात हो रही, नागसेन को ही भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और इन्होंने सापेक्षता या शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नागार्जुन किस बौद्ध स्कूल से संबंधित थे, नागार्जुन ने जो है वो किस बौद्ध स्कूल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था, और सौतांत्रिक में, वैभाषिक में, माध्यमिका में, या फिर योगाचर में। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमने देखा था कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उस बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, दो गुट का विभाजन हुआ था। ठीक है, दो गुटों में बट गया था, एक को हीनयान कहा गया था और दूसरे को दोस्तों क्या कहा गया था, महायान कहा गया था। ये जो महायान शाखा थी दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहली चीज तो हम यहाँ पे देखते हैं, जो हीनयान शाखा है इसमें दो शाखाएं निकल करके आती हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें दो शाखाएं, इसका फिर दो से दो विभाजन होता है। एक को कहा जाता है सौतांत्रिक, एक को कहा जाता है सौतांत्रिक, और दूसरा था दोस्तों वैभाषिक। ठीक है, दूसरा कौन सी शाखा थी, वैभाषिक शाखा थी। इसी तरीके से यहाँ पे हम महायान शाखा की बात करें, यहाँ पे भी दोस्तों दो शाखाएं निकल कर आती हैं, एक तो है माध्यमिका, माध्यमिका, और दूसरा दोस्तों योगाचार। ठीक है, क्या है दोस्तों, योगाचार। ये दो शाखाएं यहाँ पे भी निकल करके आती हैं और महायान शाखा का ही समर्थक कौन था, नागार्जुन था। तो नागार्जुन ने भी इसका जो सिद्धांत है अभी देखना, इसने माध्यमिका सिद्धांत दिया है जिसको सापेक्षतावाद या शून्यवाद कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है, विक्रमशिला है, वाराणसी है, गिरनार है और उज्जैन है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र की बात कर रहा है दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि बौद्ध शिक्षा के कितने केंद्र केंद्र थे। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कि बौद्ध शिक्षा के
हम बात करें बौद्ध शिक्षा के केंद्र की बात करें, ठीक है, कितने बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे उस समय में? दोस्तों 3 ही उनके उस समय मेन केंद्र थे, ठीक है। पहला तो कौन था? नालंदा था, ठीक है। पहला कौन सा केंद्र था दोस्तों? नालंदा था। अब ये नालंदा कहाँ पे था? ये सभी आप लोगों को पता है, नालंदा ये बिहार राज्य में था। कहाँ पे था दोस्तों? ये बिहार राज्य में था। हमने ये भी देखा था इसकी जो स्थापना किसने करवाया था? कुमार गुप्त प्रथम ने कराया था, ठीक है। कुमार गुप्त प्रथम ने दोस्तों इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में करवाया था। और नालंदा जो था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये महायान शाखा से संबंधित था। कौन सी शाखा से? महायान शाखा से दोस्तों ये नालंदा जो था वो संबंधित था। दूसरा जो शिक्षा का केंद्र था दोस्तों, जो दूसरा शिक्षा का केंद्र था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, वो था वल्लभी। दूसरा जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र दूसरा जो था वो वल्लभी था। वल्लभी कहाँ पे था दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये गुजरात राज्य में अवस्थित था, ठीक है। गुजरात राज्य में दोस्तों अवस्थित था। लेकिन ये जो वल्लभी था दोस्तों, ये हीनयान शाखा का केंद्र था, ठीक है। ये हीनयान से संबंधित यहाँ पे शिक्षाएं दी जाती थी वल्लभी गुजरात में, ठीक है। अब हम वही बात करते हैं दोस्तों तीसरी शाखा का। जो तीसरा जो केंद्र था दोस्तों वो क्या था? वो था विक्रमशिला, ठीक है दोस्तों। कौन सा केंद्र था? विक्रमशिला। विक्रमशिला ये कहाँ पे था? ध्यान रखिएगा, ये भी बिहार राज्य में था, ठीक है। ये भी बिहार राज्य में था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये जो विक्रमशिला था, ये विक्रमशिला की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना की, इसका संस्थापक किसको माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, विक्रमशिला की स्थापना जो पाल वंशी शासक था धर्मपाल, इसके द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। तो उस समय यही 3 मेन केंद्र थे। तो यहाँ पे इन तीनों में से क्या दिया हुआ है? तो विक्रमशिला दिया हुआ है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ओदंतीपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित था? कौन सी शिक्षा केंद्र की बात कर रहा है दोस्तों? ओदंतीपुर शिक्षा केंद्र की। ओदंतीपुर शिक्षा केंद्र कहाँ पे था? बंगाल में, बिहार में, गुजरात में या फिर तमिलनाडु में, ठीक है। ये ओदंतीपुर शिक्षा केंद्र की बात कर रहा है दोस्तों, ये कहाँ पे था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, हम लोगों को पता है कि ये कहाँ पे था, ये बिहार में था, ठीक है। कौन सा शिक्षा केंद्र? ओदंतीपुर। देखिए, ओदंतीपुर से अगर हम बात करें कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था, अगर इसके हम पहले की बात करें दोस्तों, तो पहले क्या था? नालंदा था, ठीक है। पहले नालंदा था। नालंदा से प्रभावित होकर के ओदंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना, ओदंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जो ओदंतीपुर विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना किस शासक के काल में हुआ था? तो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना किसने किया था? तो जो पाल वंश का संस्थापक था, ठीक है दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक, पाल वंश का संस्थापक, दोस्तों पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल ने, ठीक है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने दोस्तों इस वंश की स्थापना किया था इन्होंने, उदंतीपुर विश्वविद्यालय की। बाद में जो इनका बेटा होता है धर्मपाल, वो किसकी भी स्थापना करता है? वो विक्रमशिला की स्थापना करता है। हमने उसको देख लिया है, तो ध्यान रखिएगा। उदंतीपुर विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये बिहार राज्य में। इसकी स्थापना किसने किया था? गोपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। ये जो वल्लभी विश्वविद्यालय, अभी हमने इसकी बात की, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे था? और ये बौद्ध शिक्षा में हमने देखा ये हीनयान शाखा का केंद्र था। तो ये बिहार में था, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, गुजरात में, बताने की कोई जरूरत नहीं है, हमने भी जस्ट इसको देखा। ये कहाँ पे था? ये गुजरात राज्य में अवस्थित था दोस्तों। और ये हीनयान शाखा से संबंधित था, ठीक है। हीनयान शाखा से ये संबंधित था वल्लभी। और अगर ये भी बात आता है कि जो वल्लभी विश्वविद्यालय था दोस्तों, इसकी स्थापना किसने किया था? वल्लभी विश्वविद्यालय की दोस्तों स्थापना किसने किया था? ध्यान रखिएगा, मैत्रक साम्राज्य के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। मैत्रक साम्राज्य के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना किया गया था। और मैत्रक साम्राज्य का जो शासक था जिसने इसकी स्थापना की, उसका नाम था राजा भट्टार्क। क्या नाम था? राजा भट्टार्क। राजा भट्टार्क के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना किया गया था। और ये क्या था? तो ये भी बौद्ध शिक्षा केंद्र था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजवंश के दौरान हुई थी? किस राजवंश के दौरान दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था? तो मौर्य है, कुषाण है, गुप्ता है, पाल है। अभी हमने नालंदा विश्वविद्यालय की बात किया। नालंदा विश्वविद्यालय की दोस्तों स्थापना किसने किया था? तो अगर हम बात करें ह्वेनसांग का, जो कि चीनी यात्री था, ह्वेनसांग, ठीक है दोस्तों, कौन था? ह्वेनसांग, ये चीनी यात्री था, चीनी बौद्ध यात्री था। ये भारत में हर्षवर्धन के समय में ये इसने भारत में यात्रा किया था।
और किसके समय में आया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये ह्वेन के समय में आया था, ठीक है। वर्धन वंश का शासक था ह्वेन। इसके समय में ये यात्रा इसने भारत की किया था। और इसने क्या बोला था कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये कहता है नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कौन किया है, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है दोस्तों, ये किया है, अभी मैंने आपको बताया, कुमार गुप्त प्रथम ने। कुमार गुप्त प्रथम ने दोस्तों इसकी स्थापना किया है। और वो कुमार गुप्त के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। कहता है कि वो इसकी स्थापना शक्रादित्य ने किया है, ठीक है। शक्रादित्य मतलब कुमार गुप्त को कहा जाता है, शक्रादित्य ने किया है। और ये भी ध्यान रखिएगा कुमार गुप्त की उपाधि क्या थी, क्योंकि कभी कभी इसकी उपाधि वाला भी नाम एग्जाम में दे दिया जाता है। तो नाम होता है दोस्तों इसका महेंद्रादित्य, ठीक है। महेंद्रादित्य की उपाधि इसने धारण किया था, ठीक है। और इसी के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, जो कि बौद्ध शिक्षा का एक महान केंद्र था। और जब ये ह्वेनसांग भारत यात्रा पे आया था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों आचार्य कौन थे, तो उनका भी नाम याद रखिएगा, शीलभद्र, ठीक है। शीलभद्र दोस्तों उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में क्या थे, आचार्य के पद पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए पाल की अगर हम बात करें, पालों ने किसकी स्थापना किया था, तो अगर हम पाल राजवंश की बात करें दोस्तों, तो पाल ने किसकी स्थापना किया था, तभी हमने देखा, एक तो इन्होंने ओदंतपुरी की स्थापना किया, ठीक है। एक तो दोस्तों इन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, और दूसरी दोस्तों इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। ये प्रभावित होकर के इन्होंने दो विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। जब ये विश्वविद्यालय स्थापित होते हैं, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय की जो इमेज थी, जो उसमें उसका इंपॉर्टेंस था, वो कम होने लग जाता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। फिर से सेम वही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अभी हमने देखा कौन थे, कुमार गुप्त थे, बताने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, धर्मपाल ने किसकी किया था, विक्रमशिला की किया था, इसको भी हमने देख लिया है अभी। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में क्यों प्रसिद्ध था, चिकित्सा विज्ञान के लिए, दर्शन शास्त्र के लिए, बौद्ध धार्मिक दर्शन के लिए, या फिर रासायनिक विज्ञान के लिए। देखिए अभी हमने आपको बताया कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो बौद्ध शिक्षा केंद्र था, इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। इतने सारे देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद से आपको लग ही गए होंगे कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इतने सालों के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आयोग को इतने क्वेश्चन और कहाँ से मिलेंगे, ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी एक आपको आइडिया भी लग जाती है, ठीक है। जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे उतने तरीके के क्वेश्चन बन चुके हैं। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी में से घुमा फिरा के ही आएंगे। इससे अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन कि नव नालंदा महाविहार, जो नव नालंदा महाविहार है, इस किसके लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों। नव नालंदा विहार किसके लिए प्रसिद्ध है, ह्वेनसांग स्मारक के लिए, महावीर का जन्मस्थान के लिए, पाली अनुसंधान केंद्र के लिए, या फिर संग्रहालय के लिए। देखिए नव नालंदा जो महाविहार है दोस्तों, ये क्यों फेमस है, ध्यान रखिएगा, ये पाली अनुसंधान के लिए फेमस है, ठीक है। दोस्तों ये जो नव नालंदा महाविहार है, इसकी स्थापना दोस्तों क्यों कराया गया था, ध्यान रखिएगा, ये बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, ठीक है दोस्तों। ये बौद्ध अध्ययन का क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये आधुनिक केंद्र है। ये बौद्ध अध्ययन का दोस्तों आधुनिक केंद्र है। और इसकी स्थापना जो है ये कब किया गया था, इसकी स्थापना दोस्तों भारत सरकार के द्वारा किया गया था, ठीक है। भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना दोस्तों 1951 में भारत सरकार ने इसकी स्थापना किया था, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बौद्ध और पाली, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बौद्ध और पाली से संबंधित चीजों का क्या होता है दोस्तों, अनुसंधान किया जाता है, उसका रिसर्च किया जाता है। इसी उद्देश्य से आधुनिक समय में इसका जो है स्थापना किया गया है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान नहीं है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच क्या चीजें हैं जो समान नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि समान नहीं है। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मपीड़ा, अनुष्ठानों की अस्वीकृति। यहाँ पे बात करें दोस्तों कि क्या चीजें समान नहीं है, ध्यान रखिएगा, अहिंसा की बात तो दोनों ही करते हैं, चाहे जैन हो चाहे बौद्ध हैं। इनका मेन चीज है कि अहिंसा परमो धर्म है, ठीक है। अहिंसा, वेदों के प्रति दोनों ही उदासीन है, और अनुष्ठानों की दोनों ही क्या करते हैं, अस्वीकृति करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन डिफरेंसेस है दोस्तों इन दोनों के बीच में, वो है इनके आत्म पीड़ा को लेकर के, ठीक है दोस्तों। ये जो सेल्फ मोर्टिफिकेशन है, इस सेल्फ मोर्टिफिकेशन को लेकर के है, इसलिए इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
ये जो आत्म पीड़ा की बात किया जाता है, मतलब ये आत्म दमन की बात किया जाता है, ये जो आत्म दमन का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये जैन धर्म में है। किस धर्म में है दोस्तों? ये जैन धर्म में है। और जैन धर्म में कहा जाता है कि आपको इतनी ज़्यादा मतलब जो इनका तप होता है, तप का इतनी कड़ाई से पालन करना है कि आपको किसी भी तरीके का, मतलब अहिंसा का एक चरम ही लेवल है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको कैवल्य की प्राप्ति करनी है या ईश्वर को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो आपकी जो साधना की ये पद्धति है आत्मदहन, मतलब आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप बिना कुछ खाए पिए उपवास के द्वारा अपने प्राणों को आप त्याग सकते हैं। इसी को आत्मदहन कहा जाता है। ठीक है, इसी को दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसी को आत्मदहन कहा जाता है। और इसको किस मौर्य शासक ने अपनाया था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, इसको चंद्रगुप्त मौर्य इस पद्धति के द्वारा जो है अपना प्राणों का त्याग किया था। इस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, संलेखना पद्धति कहा। ठीक है, कौन सी पद्धति कहा जाता है दोस्तों? इसको संलेखना पद्धति कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 88 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों मानते हैं कि, क्या मानते हैं दोनों, किस धर्म में विश्वास करते हैं? आपके पहला ऑप्शन है कर्म और आत्मा के पुनर्जन्म के दर्शन सही था। कर्म और आत्मा के पुनर्जन्म में दोस्तों ये विश्वास करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि मोक्ष केवल मृत्यु के बाद ही संभव होगा, इसकी बात करते हैं। और थर्ड है दोस्तों, पुरुष और महिला दोनों ही क्या कर सकते हैं? दोनों ही जो है वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और डी ऑप्शन है दोस्तों कि जीवन का जो मध्य मार्ग है वो सर्वोत्तम था। दोस्तों कौन लोग थे जो इसमें जो है बिलीव करते थे? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा कि कौन लोग थे जो ये मानते थे कि मतलब कर्म और आत्मा पुनर्जन्म का दर्शन सही था, या केवल जो मोक्ष मिलेगा वो मृत्यु के बाद ही मिलेगा, पुरुष और महिला दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या जीवन का मध्य मार्ग सर्वोत्तम था। तो इसका अगर हम दोस्तों सही जवाब देखें तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, दोनों ये मानते हैं कि जो जीवन का मध्य मार्ग है वो सर्वोत्तम होता है, उस पे इंसान को चलना चाहिए और उसी से अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके प्रति कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे चैत्य और विहार में क्या अंतर होता है? क्वेश्चन में ये पूछा है चैत्य और विहार में क्या डिफरेंसेस है। पहला है कि बिहार पूजा का स्थान है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। देखिए अभी तो हमने बात किया था कि चैत्य क्या था? चैत्य जो था वो पूजा का स्थान था, ना कि वो निवास करने का स्थान था। तो पहला तो क्या हो गया? पहला ये गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि चैत्य जो है क्या, ये चैत्य पूजा का स्थान है, और जबकि विहार क्या है? निवास स्थान है। तो ये हमें सही लग रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो 20 का सही जवाब हो जाएगा। बाकी के जो दो ऑप्शन उनको देखने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों ही क्या है? गलत है, क्योंकि इसका हमें सही आंसर मिल चुका है। चैत्य इनका पूजा स्थल था, विहार इनका निवास स्थल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन है, कुछ बौद्ध शैलकृत गुफाओं को चैत्य कहा जाता है, जबकि अन्य को विहार कहा जाता है। फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है, इन दोनों में क्या अंतर है? तो अब इसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग इसको जो है देख चुके हैं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, पूजा का स्थान कौन है? चैत्य है। बिहार क्या है? भिक्षुओं के रहने का निवास स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? 91 नंबर क्वेश्चन। सल्तनत काल में बौद्ध धर्म का कौन सा रूप प्रमुख था? सल्तनत काल में, ठीक है, सल्तनत काल में बात करें या जब इस्लाम का आगमन हुआ था उस समय बौद्ध का कौन सा रूप था? थेरवाद था, हीनयान था, वज्रयान था, या फिर तंत्रयान था? दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा 91 नंबर क्वेश्चन का वो सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा था? तो वज्रयान था। और इसकी शिक्षा कहाँ पे दिया जाता था? तो अभी हमने जो देखा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहाँ पे जिसकी स्थापना पाल शासकों के द्वारा कराया गया था, और इन्हीं पाल शासकों ने क्या किया था दोस्तों? वज्रयान को प्रमुखता दिया था। वज्रयान शिखा का जो है वो यहाँ पे स्थापित हुआ था। मतलब कि जो आपको मोक्ष की प्राप्ति, जो पहले था कि आपको तपस्या वगैरह करना है, वज्रयान में तय कुछ तांत्रिक तरीके से तंत्र मंत्र के द्वारा जो है वो मोक्ष को प्राप्त करने का इसमें प्रयास किया गया था, और ये सल्तनत काल में बहुत ही प्रसिद्ध था। ठीक है, और ये कब था? तो ध्यान रखिएगा, ये 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध था। कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि ये जो वज्रयान शाखा है जिसमें मोक्ष प्राप्ति का साधन जो भी मैंने बताया कि तंत्र मंत्र चीजें बताई जाती हैं, कुछ आसन वगैरह बताए जाते हैं, उस पे होता है। तो इनका सिद्धांत कहाँ पे है? तो इनका सिद्धांत दोस्तों ध्यान रखिएगा, मंजूश्री मूल कल्प। ठीक है, मंजूश्री मूल कल्प, मंजूश्री मूल कल्प नामक जो पुस्तक है, इसमें इनके सिद्धांत क्या है? इनके सिद्धांत का यहाँ पे
संकलन है, ठीक है। इनके सिद्धांत यहाँ से लिए गए हैं। इसमें इनको मंजूश्री मूलकल्प नामक पुस्तक में इसको संकलित किया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन साम्राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे। अब बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए साम्राज्य को पूछ रहा है कि जो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए साम्राज्य, ठीक है, कौन सा उनके बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए थे दोस्तों। यहाँ पे आपके ऑप्शन में अवंती है, गांधार है, कौशल है और मगध है। देखिए, महात्मा बुद्ध को अवंती, अवंती का शासक उस समय कौन था, चंड प्रदोक था, ठीक है दोस्तों। कौन था, चंड प्रदोक दोस्तों वहां का शासक था। और उसने महात्मा बुद्ध को कई बार बुलाया अवंती, लेकिन महात्मा बुद्ध अपने जीवन में अवंती नहीं गए थे, ठीक है। वो अवंती दोस्तों नहीं जा पाए थे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहला तो गलत हो जाएगा, पहला तो होगा नहीं। और गांधार जो है ये अशोक के समय में फेमस हुआ था, ठीक है। गांधार की जो महत्ता थी वो अशोक के समय में थी, ना कि ये महात्मा बुद्ध के समय में थी। तो ये पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन कट गए। कौशल और मगध, इन दोनों का संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन से था। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, इसका सही जवाब, ठीक है दोस्तों। अगर हम कौशल की बात करें, ठीक है, कौशल, कौशल की अगर हम बात करें दोस्तों, कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। और हमने देखा था कि महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक जो भी वर्षा वन है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन में देखा था ना, इन्होंने सर्वाधिक अपने वर्षा दिन हो गए, सर्वाधिक इनके उपदेश हो गए, ठीक है, इनके सर्वाधिक अनुयायी हो गए, ये सभी कहाँ के थे दोस्तों, तो ये श्रावस्ती के थे, जो कि कौशल महाजनपद का था। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इस समय यहाँ का जो शासक था उसका क्या नाम था, प्रसेनजीत। प्रसेनजीत दोस्तों ये महात्मा बुद्ध का समकालीन भी था। उसी तरीके से अगर हम मगध की बात करें तो मगध में कौन शासक था, तो मगध का शासक दोस्तों कौन था, बिंबिसार था, बिंबिसार था। और ये भी दोस्तों क्या था, महात्मा बुद्ध का समकालीन था। और यहाँ पे भी महात्मा बुद्ध का संबंध रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा वो सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों पर 4 बौद्ध परिषदें आयोजित हुई थी। अब फिर से उनके कालक्रम में लगाना है 4 जो बौद्ध परिषदें, जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वैशाली है, राजगिरी है, कुंडलवन है और पाटलिपुत्र है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहली हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। अब मैं पूरी चीजें डिटेल में नहीं लिखूंगी, सिर्फ मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी। राजगृह में दोस्तों हुआ था, इसके शासनकाल में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता किया था। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। सुत्त पिटक का संकलन किसने किया था, आनंद ने किया था। और विनय पिटक का जो संकलन है दोस्तों वो किसने किया था, तो उपाली ने किया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 हो जाएगा, ये पहले नंबर पे इसको हम लोग डालेंगे। दूसरे पे दोस्तों कहाँ पे दूसरा हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था। किसके समय में हुआ था दोस्तों, तो ये काला शोक के समय में हुआ था। उस समय अध्यक्षता किसने किया था, साबक मीर ने इसकी अध्यक्षता किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो हुआ था दोस्तों वो कहाँ पे हुआ था, वो पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरी दोस्तों कहाँ पे हुआ था, वो पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये किसके समय, अशोक के समय हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो ये मोगली पुत्र तिस ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता किया था। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ था, तो जो अभिधम पिटक है इसका संकलन किया गया था। और चौथा जो कहाँ पे हुआ था, ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। किसके समय हुआ था, ये कनिष्क के समय में हुआ था। और कहाँ पे, कश्मीर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों, तो इसकी अध्यक्षता किया था वसुमित्र ने। और यहाँ पे एक उपाध्यक्ष थे जिनका नाम था अश्वघोष, ठीक है। और यहाँ पे बौद्ध धर्म का विभाजन होता था। इन सारी चीजों पे हम लोग ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम लोग दोस्तों इसको क्रम से लगाएंगे तो सबसे पहले राजगिरी हो जाएगा, 2 नंबर सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, बचा सी और डी। तो उसके बाद से दोस्तों थर्ड था जो फोर्थ पाटलिपुत्र में हुआ था। और फिर कुंडलवन में हुआ था। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे अनुसूची 1 को अनुसूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, सभी को लोगों को पता है कि ये लुम्बिनी में हुआ था। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था, तो ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों उनको बोध गया में हुआ था, ठीक है। हम लोग इन सारी चीजों पे हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं। पहला उपदेश दोस्तों इन्होंने कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुआ था, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुआ था। तो इस प्रकार अगर हम इसको मैच करेंगे 94 को, इसका जो सही जवाब हो दोस्तों वो क्या जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे इनका जो जन्म है उस जन्म को किस संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए जो महात्मा बुद्ध का जन्म है, इस जन्म को दोस्तों कमल से उनको दर्शाया जाता है। और उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था दोस्तों उसको धर्म चक्र से दर्शाया जाता है। और आत्मज्ञान को बोधि वृक्ष से और महाप्रस्थान को घोड़े से।
मतलब इनका महापरिनिर्वाण। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा 95 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों, वो हो जाएगा डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए सारी चीज़ों पे डिस्कस हो चुका है, इसलिए हम अभी डिटेल नहीं कर रहे हैं, अब समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया है टॉपिक। ऑलरेडी बहुत जितने क्वेश्चन थे, आप देखिए कितने क्वेश्चन हमने एक ही टॉपिक से पीवाईक्यू कर लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, कि यहाँ पे क्या बताना है, महात्मा बुद्ध से संबंधित बताना है। उनका जन्म कहाँ पे, कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया था, और उन्होंने वैदिक धर्म को त्याग दिया था, और उन्होंने महान सत्य का प्रचार किया था। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए उन्होंने वैदिक धर्म को त्यागा नहीं था, ठीक है, उसकी आलोचना उन्होंने किया था, उसको त्यागा नहीं था। तो यहाँ पे 3 वाला गलत हो जाएगा, 1 2 4 सही होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, 1 2 4 यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन का अगर हम देखें, हाँ उन्होंने वैदिक धर्म का दोस्तों बिल्कुल त्याग कर दिया था। देखिए अपनाना देख ली थी, उन्होंने दोस्तों वैदिक धर्म को त्याग दिया था, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, किसके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। वह कर्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, निर्वाण प्राप्त करना चाहते थे, ईश्वर की शक्ति में विश्वास करते थे। अब यहाँ पे बताना है दोस्तों कि कौन सा सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वो कर्म विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है। और वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड है कि वो निर्वाण प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन वो ईश्वर में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, वो ईश्वर में बिलीव नहीं करते। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा केवल ए हो जाएगा, कि ओनली 1 2 3 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ जो है असर्सन और रीजनिंग दिया हुआ है। असर्सन क्या कह रहा है दोस्तों, कि कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, और कारण कह रहा है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। अगर हम पहले स्टेटमेंट वाइज देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, क्योंकि हमने देखा है कि कुशीनगर में ही क्या था, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। लेकिन कुशीनगर मल्लों की राजधानी थी, इस वजह से उनका परिनिर्वाण नहीं हुआ था, इसलिए इसका कारण जो है सही नहीं है। दोनों स्टेटमेंट वाइज अगर हम देखें तो सही है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखेगा, बी सही जवाब हो जाएगा। दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है। यहाँ पे दिया है लोथल प्राचीन गोदी था, सारनाथ में पहला उपदेश था। देखिए लोथल जो था वो प्राचीन गोदी वाला था, बिल्कुल करेक्ट है। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और राजगीर अशोक सिंह की राजधानी थी। और डी कह रहा नालंदा बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो राजगीर है वो अशोक की सिंह राजधानी नहीं थी। इनकी सिंह राजधानी दोस्तों ध्यान रखिएगा कहाँ पे थी, तो इनकी जो सिंह राजधानी थी दोस्तों, वो सारनाथ में थी। कहाँ पे थी, सारनाथ में, जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो है धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था। तो यहाँ पे 3 नंबर जो है वो गलत हो जाएगा, 1 2 4 सही है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कि धार्मिक इतिहास, भारत के धार्मिक इतिहास के संबंध में आपको बताना है कि बोधिसत्व की जो अवधारणा है। देखिए बोधिसत्व की जो अवधारणा है दोस्तों, ये हीनयान संप्रदाय का केंद्र था। देखिए अभी मैंने आपको कितनी बार बताया कि जो बोधिसत्व है ये हीनयान नहीं, बल्कि ये महायान का है। किससे संबंधित है दोस्तों, ये महायान से संबंधित है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, कि जो बोधिसत्व है वो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर एक दयालु व्यक्ति है। बिल्कुल, वो एक करुणा का स्वामी है, जिसको हमने देखा था ना, प्रधान जो बोधिसत्व थे अवलोकितेश्वर। तो वो एक दयालु व्यक्ति है, जो ये चाहते हैं कि मैं पहले अपने कैवल्य को रोकूंगा, मैं अपने निर्वाण को रोकूंगा, पहले जो दूसरे हैं उनको निर्वाण की प्राप्ति करवानी है। ठीक है, तो थर्ड यहाँ पे यही कह रहा होगा, बोधिसत्व जो है सभी सत्वों को उनके मोक्ष की प्राप्ति में क्या करते हैं दोस्तों, मदद करने का काम करते हैं, और अपने मोक्ष प्राप्ति में ये देरी करते हैं, पहले ये दूसरे को स्थान देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो हम देख रहे हैं सिर्फ पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जितने भी हमने अभी क्वेश्चन देखे हैं, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों जो थे वो संबंधित थे बौद्ध से संबंधित। तो सारे प्रश्नों पे हमने चर्चा कर लिए हैं। तो आज की क्लास में आप लोगों को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।